धमाकेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट सेकंड। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है। और न केवल ये चैप्टर बल्कि इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू सीरीज को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। आपने वो वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई हाइट जो है वो दे सके। अब आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो सेक्शन ए रहने वाला है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। तो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट में कैसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं, आपका उस पार्ट में एक भी मार्क ना कटे, तो उसके लिए मैं ये मेहनत कर रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके और आप बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सके। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बता देती हूँ वीडियोस देखने का तरीका कैसे है। हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, टिक द करेक्ट आंसर और लास्ट में आप मुझे बताइए कि आपने कितने मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। तो ये चीजें आप लोगों को मुझे बतानी है। जैसे गोपाल डेली रिवर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं कि मैम मैंने इतने मार्क्स अचीव किए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ वो उसे आंसर करते हैं। तो वेल डन गोपाल, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाते रहिए ताकि आपको पता लगे कि हाँ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। वीडियो को एक बार देखा, इतने मार्क्स अचीव किए, थोड़ा टाइम गैप लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिए और दोबारा से आंसर्स कीजिए। आई कैन डेफिनेटली से कि आप बहुत जल्दी ही सारे क्वेश्चंस ठीक अचीव कर पाएंगे, ठीक आंसर दे पाएंगे और उसी तरीके से बाकी बच्चों को भी अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छी हाइट जो है वो देनी है। क्लियर है? देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज नई हमें देखने को मिलेंगी या फिर पुराने क्वेश्चंस नए तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, which act passed by the British government in 1919 allowed the arrest of individuals without trial? आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट को पावर दी गई थी थ्रू दैट एक्ट कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, यानी कि जेल में डाल सकती है। तो वो ब्लैक एक्ट कौन सा था जिसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील का फंडा जो है वो अपनाया गया था? वो एक्ट कौन सा था? दैट इज दी रॉलेट एक्ट। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो उसमें से करेक्ट आंसर क्या है हमारा? दैट इज दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। The non-cooperation movement was launched in response to which of the following events? यानी कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इनमें से किस इवेंट का रिस्पॉन्स था? तो वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो किस रीजन की वजह से हुआ था? तो वो जो किक स्टार्ट था वो क्या था इसका? दैट जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है गांधी जी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। So that correct answer is the Jallianwala Bagh massacre. Next question is the in which year did Mahatma Gandhi launch the civil disobedience movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब एक ही नाम है। तो ये वाला मूवमेंट गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? दैट यू हैव टू टेल मी। यहाँ पर आपको ईयर है 1920, 1930, 1942 और 1947, है ना? तो देखो इसमें से एक एलिमिनेट तो ऐसे हो जाएगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब तो हुआ नहीं होगा, है ना? 42 उस टाइम पर भी हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो वो भी नहीं होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या है? दैट इज दी 1930। थोड़ा तुक्के मारना भी सीखिए। कुछ चीजों को दिमाग में हम एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो उस स्टोरी का अगर एक सीक्वेंस याद रहता है कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, तब भी कई बार हम आंसर्स को बहुत ठीक करेक्ट गैस जो है वो कर पाते हैं। तो गैसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तब भी आंसर्स हम दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है? The Dandi March was undertaken by Mahatma Gandhi to protest against which British policy? महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो किस ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट में किया था? आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने वापस ले लिया उसके बाद उन्होंने काफी टाइम बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। जब हिंदू मुस्लिम वो वाला एकता वाला जो चीज थी वो वहां पर काम नहीं आई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी क्या चीज अपनाऊं जिसमें बहुत सारे लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तब उन्हें एक ऐसी कॉमन चीज मिली जो कि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, दैट इज दी टैक्स
ऑन सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के घर में यूज होती है और उस पर टैक्स लगना गांधी जी को मंजूर नहीं था और उसी पॉलिसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, जिसे हम लोग सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। दैट इज दी सॉल्ट टैक्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which of the following was a significant outcome of the Quit India movement of 1942? मतलब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका रिजल्ट यहाँ पर सिग्निफिकेंट आउटकम आपसे पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट आउटकम उसका क्या रहा था। तो दैट फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो ऑलरेडी हो चुका था। like intensification of the struggle for independence और acceptance of the क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए करेक्ट आंसर की तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद लोगों के अंदर अपने देश की आजादी को लेकर जो लाइक कह सकते हैं एक तरीके का जोश था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब लोगों को आर या पार क्या चाहिए थे, अपने देश की आजादी चाहिए ही चाहिए थी, है ना। तो दैट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्ट्रगल, लोग जो है वो स्ट्रगल में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे, लोगों के अंदर इंडिपेंडेंस को लेकर जोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था विद द मूवमेंट क्विट इंडिया। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है आपका इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Simon Commission was boycotted by Indians because, मैंने कल ही आप लोगों से ये सवाल पूछा था कि जो साइमन कमीशन है उसका मेन क्या उसका एम था, तो वो क्या था, रिफॉर्म फॉर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था उसको क्या करना, रिफॉर्म करना, लेकिन फिर भी उसे बॉयकॉट किया गया। इसका रीजन क्या था ये मैंने आपसे कल पूछा था, आज सवाल भी आ गया। इट प्रपोज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो ये तो नहीं था। It did not include any Indian member. It aimed to divide Bengal. It was a response to the Jallianwala Bagh massacre. तो सही करेक्ट आंसर की बात की जाए तो जो उन लोगों ने कमिटी बनाई थी उस रिफॉर्म के लिए, उस लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए, उसमें एक भी इंडियन जो है वो नहीं था, उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इंडिया में उसे क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। और क्या नारा दिया गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस लौट जाओ, है ना। तो ये हो गया, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, तो इस वजह से उसे क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी 1922 ड्यू टू, यानी कि 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था, सस्पेंड किया था। तो उसका रीजन क्या है, आप लोगों से ये पूछ रहा है। The चोरी चौरा इंसिडेंट, the जलियांवाला बाग मैसेकर, the failure of the क्रिप्स मिशन and the सॉल्ट मार्च। तो ये क्वेश्चन कल मैं 2 से 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अलग अलग तरीके से, आज भी एक डिफरेंट वे में आपसे ये पूछा गया है। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, 1922 का चोरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या लिया गया, वापस लिया गया बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, हमने कल भी देखा था कि जो टर्की में जो लाइक ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा की पोजीशन थी उसको खतरा था और इसीलिए क्या किया गया था, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और जो ट्रिटी ब्रिटिशर्स ने इम्पोज की थी उनके ऊपर, वो ट्रिटी बहुत ज्यादा हार्श थी, इसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। द ऑप्शंस हियर वी आर हैविंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द रॉलेट एक्ट, द हार्श टर्म्स ऑफ द ट्रिटी ऑफ सर्व्स, द साइमन कमीशन। तो ये जो ट्रिटी ऑफ सर्व्स थी ये बहुत ज्यादा हार्श थी, इसके टर्म्स बहुत ज्यादा हार्श थे, जिससे खलीफा की पोजीशन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरा था। तो उसी को बचाने के लिए क्या किया गया था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, द हार्श टर्म्स ऑफ द ट्रिटी ऑफ सर्व्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 लेड टू, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, तो इसका रिजल्ट क्या था, इसके अंदर क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिप्स मिशन, द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कई बार ऑप्शन भी ऐसे आ जाते हैं ना जो बिल्कुल मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला हाल होता है, जिसका और छोर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर्स गलत कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि चीजों को विजुअलाइज करके सीक्वेंस याद रखिए, ईयर नहीं भी याद होते हैं तो सीक्वेंस याद रखिए ताकि आप सही आंसर्स को करेक्ट दे पाए, गेस सही कर पाए। इज दैट क्लियर? करेक्ट, कई बार हम लोग की गेसिंग पावर भी बहुत सही हो जाती है, हम सही आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या है,
किसके बाद हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में। तो जाहिर सी बात है कि उस मूवमेंट को वापस लेने के लिए इसमें बात की गई थी, द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट से क्या हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच, ये भी आपकी बुक में एक टर्म गिवन है, की टर्म गिवन है, आपको बताना है कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है ना? इंडियंस वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स टू फाइनेंस द ब्रिटिश आर्मी, कि क्या वो उन्हें रूलर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप ब्रिटिश आर्मी को क्या करिए, फाइनेंस कीजिए। सेकेंड है द इंडियन प्रिंस हैड टू सप्लाई सोल्जर्स टू फाइट फॉर द ब्रिटिश, कि जो इंडियन प्रिंस या रूलर्स थे उन्हें ब्रिटिशर्स के लिए अपने लोग भेजने थे फाइट करने के लिए। या फिर द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल इन रूरल एरियाज टू जॉइन द आर्मी, और नन ऑफ द अबव। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब ये था, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को पता है रिक्रूटमेंट कब हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, कि जो भी लाइक कॉलोनियल स्टेट थी हमारी भारत जो था, वहां के रूरल एरियाज में ब्रिटिशर्स लोगों को फोर्स कर रहे थे कि आपको क्या करनी है, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करनी है। तो इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल इन रूरल एरियाज टू ज्वाइन द आर्मी, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया एज इन वियतनाम इज क्लोजली कनेक्टेड टू, जैसे इंडिया के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप हुई जैसे कि वियतनाम में हुई थी, तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन गिवन है आप लोगों को, अ सेंस ऑफ ऑप्रेशन अंडर कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, C, a discovery of unity in their struggle against colonialism, और D, all of the above। देखिए सबसे पहली चीज कि सभी लोग जो है वो कॉलोनियलिज्म से क्या थे, बहुत ज्यादा ऑप्रेस थे, परेशान थे, लोगों को दबाया जा रहा था उसके अंदर। सेकेंड चीज जो दोनों ही जगह सेम थी कि दोनों ही जगह पर क्या हुआ था, ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। तीसरी चीज क्या थी कि लोगों ने जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पर एक चीज डिस्कवर की, वो क्या था, एक दूसरे के बीच में भाईचारा, एक दूसरे के बीच में एकता, यूनिटी लोगों ने डिस्कवर की थी। तो ये तीनों ही चीजें दोनों जगह पर क्या थी, सेम थी। दैट करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, खिलाफत कमेटी कहां बनी थी आपको ये बताना है, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ एंड अमृतसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर जो है वो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस, आपको पता है कि जितने भी मूवमेंट हुए थे उन्हें किसी न किसी कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस कांग्रेस सेशन के अंदर अडॉप्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है। मतलब एट सूरत इन दिसंबर 1920, नागपुर इन दिसंबर 1920, कलकत्ता इन जनवरी 1921, एट बॉम्बे इन दिसंबर 1920। तो आपका ये जो था ये प्रोग्राम कब अडॉप्ट किया गया, इन दी नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920, है ना, 1920 में से स्टार्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन सेम हो गया है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statement is not true about the जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक ऐसी स्टोरी है जिसे आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, मूवीज में देख चुके हैं। तो आई होप आप लोग इस इंसिडेंट के छोटे बड़े टर्म्स के बारे में जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये चीजें आप लोग को पता है। देख लेते हैं। A, General Dyer blocked all exit points and opened fire on the peaceful crowd, killing hundreds. तो ये ठीक था। B क्या है, गांधी जी went on indefinite fast to stop the repression by the Britishers. C, as a reaction, crowd took place to the streets in many Indian towns, attacking the police and government buildings. D, Dyer's aim was to produce a moral effect of great terror and awe in the minds of the सत्याग्रहीज। आप लोग जानते हैं कि उस टाइम पर वो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग था उसके एग्जिट पॉइंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया और वहां के लोगों पर ओपन फायर कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जो कि बिल्कुल ठीक है।
उसका उद्देश्य क्या था इस चीज के पीछे? लोगों के अंदर एक आतंक बिठाना, जो भी सत्याग्रही, जो इंडिपेंडेंस के लिए लोग फाइट कर रहे थे, उन लोगों के अंदर एक डर को बिठाना, जिसकी वजह से उन्होंने वो काम किया था, है ना। और इस आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर लोगों ने क्या कर दिया, लोग स्ट्रीट्स पर आ गए, लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, लोगों ने जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और टाउन्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना, पुलिस को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि गांधी जी किसी एक फास्ट पर बैठ गए थे अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो ये चीज ठीक नहीं है दैट गांधी जी वेंट ऑन इंडेफिनिट फास्ट टू स्टॉप द रिप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? यानी कि बाबा रामचंद्र जो है वो इनमें से किस मूवमेंट के लीडर जो है? कल पढ़ा था हम लोगों ने, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बनाई थी। कौन सी सभा थी वो अगर आपको याद होगा तो आप बता दोगे? खिलाफत मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध और प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम। तो वो क्या था? हमारी ओद किसान सभा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवध किसान सभा भी कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। अवध का जो किसान आंदोलन था उसके लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सेट अप दी ओद किसान सभा? ये वापस से क्वेश्चन आ गया है। अलूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली और महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या है, ये लाए नहीं है, लाल है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो दैट जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ व्हाट? 1929 के लाहौर सेशन में किस चीज की डिमांड को माना गया था, ये आप लोगों को बताना है। कल के सेशन में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लाहौर सेशन के अंदर क्या क्या हुआ था। तो दैट लाहौर सेशन के अंदर क्या हुआ है आप लोगों का? अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी दलित। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? पूर्ण स्वराज की डिमांड को जो है वो क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमें ना ही तो कोई डोमिनेंट स्टेट चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम पर, यानी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और किया भी गया था। और इसी एक दिन को याद रखिए कि उस टाइम पर तो हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे संविधान को उस दिन जो है वो लागू किया गया था 1950 में। इस चीज को ध्यान रखिए, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि वो 26 जनवरी की डेट को मेमोरेबल बनाया जा सके। इज दैट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पूरे इवेंट के पीछे, तो जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज पूर्ण स्वराज नहीं है, ये पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन used in the non-cooperation movement in which people blocked the entrance to a shop, फैक्ट्री और ऑफिसेज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर लोगों ने इस तरीके की प्रैक्टिस को अपनाया था, जिसमें लोग क्या कर रहे थे कि जो भी एंट्रेंस थी किसी भी फैक्ट्री, किसी भी लिकर शॉप की, उसे क्या कर रहे थे? ब्लॉक कर दे रहे थे। तो इस पूरी प्रैक्टिस को क्या बोलते थे? यहाँ पर ये पूछा है, बॉयकॉट, बेगार, पिकेटिंग और बंद। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? पिकेटिंग बोलते थे, जो कि लिकर शॉप्स वगैरह जो थी उन सबकी एंट्रेंस पे जाके लेडीज बैठ जाती थी और उसे क्या कर देती थी? बिल्कुल बंद कर देती थी। इट इज नोन एज दी पिकेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फॉर्म दी स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था? दैट यू हैव टू टेल मी। दैट जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफार खान एंड महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी सीआर दास, यानी कि चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। इन लोगों ने क्या बनाया था? स्वराज पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which party did not boycott the council elections held in the year 1921? आप लोग को पता है उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस में
सारी पार्टीज ने उसे बॉयकॉट कर दिया था, एक्सेप्ट मद्रास के अंदर एक पार्टी थी जिसने उसे बॉयकॉट नहीं किया था। वो कौन सी थी आप लोगों की? जस्टिस पार्टी, है ना। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, तो उन्हें ये लगता था कि हमारे पास मौका है पावर में आने का, इसीलिए उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उसे बॉयकॉट नहीं किया। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से कह सकते हो एक्सेप्शन है उन इलेक्शंस का कि जस्टिस पार्टी ने उसे बॉयकॉट नहीं किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which industrialist attacked colonial control over Indian economy and support the civil disobedience movement? ऐसे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो आपको बताना है यहाँ पर दिनशो पैटेट, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, द्वारकानाथ टैगोर और सेठ हुकुमचंद। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप लोगों का? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। और इनके साथ एक और नाम जुड़कर आता है, दैट इज दी जीडी बिरला। वो भी एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। ठीक है ना। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है और जीडी बिरला आता है तो आप जीडी बिरला को भी करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। Who visualized and depicted the image of भारत माता through a painting? पेंटिंग के थ्रू भारत माता की इमेज, जो भारत माता की इमेज थी उसे किसने विजुलाइज किया था? यह आपको बताना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, नताशा शास्त्री एंड अबेंद्रनाथ टैगोर। दैट द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी अबेंद्रनाथ टैगोर, कि उन्होंने उस चीज को विजुलाइज किया और उस पेंटिंग को बनाया भी था। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी 4 आर्म वाली जो पहली पेंटिंग थी, 4 हाथ वाली जो पहली पेंटिंग बनाई गई थी भारत माता की, वो अबेंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी आर हैविंग इज दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोबल मेथड ऑफ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट महात्मा गांधी कैसे फाइट कर रहे थे? लड़ झगड़ कर, एक दूसरे को मार पीट कर, क्या ये तरीका था? क्या वो वॉयलेंस कर रहे थे या फिर उनका तरीका क्या था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने का? दैट यू हैव टू टेल मी। He used violent method of stone pelting, stones को मारना. He used arson to burn down government offices, कि वो like bombing कर रहे थे government offices पर. He fought with the principle of an eye for an eye, कि आंख के बदले आंख चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, ऐसा कोई मेथड. और he practiced open defiance of law, peaceful demonstration, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. सो दैट इज द करेक्ट आंसर कि ही बिलीव इन द पावर ऑफ द ट्रुथ, कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके की वायलेंस की जरूरत नहीं है. हमारा जो सच है वही क्या है हमारे लिए हमारा हथियार है. तो वो सत्य के आधार पर आग्रह करने में बिलीव करते थे, सत्याग्रह में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करते थे अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स. तो ये क्या है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. He practiced open defiance of law, peaceful demonstration, सत्याग्रह and non-violence. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In the given image, a lion and elephant signifies what? पिक्चर क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के लिए. ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर गिवन है और बताना आपको ये है कि यहाँ पर जो एलिफेंट और लायन बैठे हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये क्या दर्शाते हैं आप लोगों को. तो करेक्ट आंसर जो हमें ऑप्शंस गिवन है देख लेते हैं पहले. रिच डाइवर्सिटी ऑफ फौना, कि हमारे यहाँ जानवरों की अलग अलग प्रजातियां हैं, क्या ये चीज शो करती है. माइथोलॉजिकल सिंबल के किस तरीके के दैविक सिंबल्स है, दैविक चिन्ह है. पावर एंड अथॉरिटी और वाइल्ड एनिमल्स. तो ये जो आपको एलिफेंट और लायन दिखा गया है ये किसका है? पावर और अथॉरिटी का जो है सिंबल है. हमारे देश की ताकत और हमारे देश की स्टेबिलिटी जो है वो किसके थ्रू शो होती है? इन दो वाइल्ड एनिमल्स, इन दो एनिमल्स के थ्रू क्या होती है? शो होती है. करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द पावर एंड अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को गिवन है, हाउ इज भारत माता पोर्ट्रेड इन द अबव पिक्चर. ये भी एक पिक्चर क्वेश्चन है. ये आपको पिक्चर दिया गया है. ये वाला पिक्चर जो है किसने बनाया था? दिस पिक्चर इज मेड बाय दी अबेंद्रनाथ टैगोर. 4 हाथों वाली भारत माता पहली बार अबेंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी, है ना. तो ये क्या है, ये पिक्चर किस तरीके का आपको शो हो रहा है ये आपको बताना है. दैट एस्थेटिक, डिवाइन, स्पिरिचुअल और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो योगी होते हैं उसकी तरह. डिवाइन यानी कि दैविक, हमें डिवाइन दिख रहा है वो पिक्चर, दैवीय दिख रहा है. स्पिरिचुअल
क्या ये सारी चीजें पिक्चर के अंदर शो हो रही है? तो यस, ये सारी ही चीजें इस पिक्चर के अंदर शो हो रही हैं। किसी भी हथियार के साथ नहीं दिखाया गया है, बहुत ही डिवाइन पिक्चर है, स्पिरिचुअलिटी शो कर रहा है। तपस्वी भेष में जो है क्या दिखाई गई है आपको? भारत माता दिखाई गई है। द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट इमेज ऑफ द भारत माता क्रिएटेड बाय हूम? तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बन जाता है हम लोग के लिए, कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर देता है, कोई इसका आंसर कुछ और देता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने चेक किया है, काफी जगह मैंने भी चेक किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनकर आता है वो क्या है आप लोगों का? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्योंकि 1870s के टाइम पर उन्होंने पहला पिक्चर जो है वो बना दिया था, किसका? भारत माता का। और अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर के पिक्चर की, तो वो 1905 में आया था। और भारत माता का फर्स्ट 4 आर्म्ड पिक्चर जो था वो किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। लेकिन पहला पिक्चर किसने बनाया था? वो किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बताया था। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द फर्स्ट 4 आर्म्ड पिक्चर ऑफ भारत माता, दैट इज द रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो दोनों चीजों को जरा याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, व्हाट FICCI स्टैंड्स फॉर? किस लिए है ये? क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, ये आपको बताना है। फेडरेशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, Federation of the International Council of Commerce and Industries, Federation of the International Chamber of Commerce and Industries, and D, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग का? दैट इज द D, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, है ना। ये जो है बनाई गई थी बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? हु फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? ये किसने बनाई थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बाबा रामचंद्र। तो ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु इज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के हेड कौन थे? ऑप्शन है सर जॉनसन, सर जॉन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड डलहौजी। इनमें से चारों में से कौन थे? अगर मैं यहाँ पर थोड़े से सरनेम और लिख देती आपको पता लग जाता, इसलिए मैंने सरनेम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? द करेक्ट आंसर वी आर हैविंग इज दी सर जॉन साइमन। इनका पूरा नाम क्या था? सर जॉन साइमन। और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन पड़ गया। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास, हाँ है, एक और क्वेश्चन है अभी, अच्छा एक नहीं 2-3 है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज हैपेंड? जलियांवाला बाग आखिरकार हुआ कब था? आप लोगों को पता है कि बैसाखी का दिन था वो, तो वो क्या है आप लोगों का? अप्रैल 1919, अप्रैल 13, 1919 और अप्रैल 13, 1920 और अप्रैल 14, 1920। तो कब हुआ था ये आप लोगों का? दैट द करेक्ट डेट इज दी अप्रैल 13, 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज मूवमेंट ड्रिवन बाय whom in आंध्र प्रदेश? तो स्वराज मूवमेंट के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्राइबल, है ना। ट्राइबल वाला जो मूवमेंट था स्वराज का, कि हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। आप लोग अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखेंगे तो अलग अलग कम्युनिटीज ने स्वराज का मतलब अलग अलग निकाला था। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल मूवमेंट था स्वराज का, वो कौन हेड कर रहा था, उसे कौन लीड कर रहा था, यह आपको बताना है। बाबा रामचंद्र, गांधी जी, सन्यासी बाबा और अलूरी सीताराम राजू। तो करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी अलूरी सीताराम राजू, जो कि गांधी जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया से वो इंस्पायर नहीं थे। उनका कहना था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर? अलूरी सीताराम राजू इज दी करेक्ट आंसर। So here we are having the 52 questions of this chapter. I hope ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे हो, आपको मजा आया हो वीडियो को देखकर, कुछ नया जानने और सीखने को आपको मिला हो। अगर ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेशन, न्यू चीजें आपको जानने का शौक है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन रखने के शौकीन हैं, तो आप मेरे चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, दैट इज बियॉन्ड बुक्स विद भारती, जिसमें मैं कुछ ऐसी ही वीडियोस लेकर आती हूँ जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आपको बुक्स से नहीं मिलती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप वो चैनल जरूर से फॉलो कर सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली से कि आपको वो चैनल भी पसंद आएगा और उसके वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक जरूर किया करिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।